स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद से दिया इस्तीफा। अब लगी चर्चा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वे केवल मुख्यमंत्री है और जल्द ही वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद बिहार की राजनीति में नई युग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बिहार में नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। खबरों के मुताबिक बीजेपी इसको लेकर के 4 अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर फैसले में नीतीश कुमार की सहमति को बेहद जरूरी माना जा रहा है। पहली थ्योरी के तहत बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री चेहरा सामने ला सकती है, जैसे सम्राट चौधरी या फिर अन्य वरिष्ठ नेता। दूसरी थ्योरी में जेडीयू के किसी चेहरे जैसे कि निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात है, ताकि गठबंधन संतुलित बना रहे। वहीं पर तीसरा विकल्प यह है कि फिलहाल नीतीश कुमार ही कुछ समय तक सीएम बने रहें और बाद में बदलाव किया जाए। चौथी और सबसे चर्चित थ्योरी फॉर्मूला सरकार की है, जी हाँ, जिसमें सीएम बीजेपी की का और ज़्यादा मंत्री जेडीयू के हो सकते हैं। कुल मिलाकर के फैसला सिर्फ एक नाम का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन का है। ऐसे में जब तक नीतीश कुमार की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक किसी भी नाम पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल माना जा रहा है। नीतीश कुमार का इस्तीफा लेटर क्यों बना चर्चा का विषय, जाने पूरा मामला। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के उनका लेटर चर्चा में आ गया। दरअसल इस पत्र को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई है, जिसमें इसकी भाषा, समय और प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफे के लेटर में कुछ ऐसी बातें थी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। या खास करके ये चर्चा हो रही है कि क्या ये इस्तीफा पूरी तरह से स्वेच्छा से दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव था। इसी वजह से ये लेटर सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं बल्कि सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लेटर के जरिए कई राजनीतिक संकेत भी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में ये मामला अब सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा बल्कि बिहार में आगे होने वाले सत्ता परिवर्तन और फिर नए नेतृत्व की दिशा तय करने वाला अहम संकेत बन गया है। नीतीश के इस्तीफे पर तेजस्वी का हमला, बोले बीजेपी ने किया विश्वासघात। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सब विश्वासघात का परिणाम है और बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ ही खेल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी हमेशा अपने फायदे के लिए गठबंधन का इस्तेमाल करती है और समय आने पर अपने ही साथियों को किनारे कर देती है। उनके मुताबिक बिहार में भी यही हो रहा है और सत्ता के लिए लगातार नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी और जेडीयू पर सवाल उठा रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी लगातार जवाब दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहा सस्पेंस अब और गहरा गया है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 के करीब रुपए। दरअसल बात यह है कि भारतीय मुद्रा रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 95 के स्तर के करीब पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर माना जा रहा है। इस गिरावट ने बाजार और फिर आम लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेश का बाहर जाना। इसके अलावा मध्य पूर्व में तनाव और फिर डॉलर की मजबूती भी रुपये पर दबाव बना रही है। हालांकि आरबीआई इस स्थिति को संभालने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसका असर सीमित नजर आ रहा है। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, पप्पू यादव की फरमाइश, नीतीश को दी बड़ी नसीहत। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहे सस्पेंस के बीच पप्पू यादव ने अपनी राय खुल करके सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो और फिर जनता के मुद्दे को समझता हो। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी नसीहत दी है कि वे सही समय पर सही फैसला लें। जब पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और सिर्फ सत्ता बचाने की राजनीति से काम नहीं चलेगा।
जहाँ उनके मुताबिक नया मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो युवाओं, रोजगार और फिर विकास के मुद्दे पर काम करे, यह तभी राज्य आगे बढ़ सकता है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। अलग अलग नेताओं के बयान से साफ है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंदर खाने चर्चा तेज है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। नए सीएम की तलाश तेज, इस बीजेपी नेता का नाम सबसे आगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच नए सीएम को लेकर के मंथन तेज हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के अंदर एक धाकड़ नेता का नाम सा आगे चल रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जब सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा तलाश रहा है जो संगठन और फिर सरकार दोनों को मजबूत तरीके से संभाल सके। इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिसका नाम सामने आ रहा है वह सम्राट चौधरी। यह सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुखता से उठाया जा रहा है और प्रमुख यानी कि संभावित मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे सम्राट चौधरी का ही नाम चल रहा है। जहाँ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन के संतुलन का मामला है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल, सीटों का समीकरण और फिर आने वाले चुनाव, इन सबको ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 29 शब्दों के इस्तीफे से हड़कंप, अब कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के बड़ा भूचाल आ गया है। बताया जा रहा है कि उनका इस्तीफा महज 29 शब्दों का था, लेकिन उसी छोटे से पत्र ने पूरे बिहार की सियासत को हिला करके रख दिया है। इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है, जैसे कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और फिर जेडीयू के संभावित चेहरे। हालांकि अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आने वाले दिनों में गठबंधन की बैठकों और फिर नेताओं के फैसले से ही ये तय होगा कि बिहार की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल पूरे राज्य की नज़र इसी सवाल पर टिकी हुई है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा संकेत, नीतीश के बाद किसे मिलेगा मौका। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जारी सस्पेंस के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम मटेरियल वही है जो जमीन से जुड़ा हो और फिर जनता के मुद्दों को समझता हो। उनके इस बयान को नए मुख्यमंत्री के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच कहा जा रहा है कि अब बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि विकास और फिर रोजगार जैसे असली मुद्दों पर काम करें। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि मौजूदा नेतृत्व अब कमजोर पड़ चुका है और बदलाव जरूरी है। इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर लगातार नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं और ये आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पीएम आवास योजना में बड़ी राहत, अब लोन के ब्याज पर मिलेगी भारी छूट। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना अब और आसान होने जा रहा है। जब सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव करते हुए होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी यानी कि छूट देने की सुविधा को और मजबूत किया है, जिससे आम लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा। इस योजना का फायदा खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, वहीं पर निम्न आय वर्ग यानी कि LIG और मध्यम वर्ग यानी कि MIG के लोगों को मिलेगा। अगर आप घर बनाने या फिर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो फिर सरकार ब्याज का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है, जिससे EMI कम हो जाती है। वहीं पर सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना पक्का घर मिल सके। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपनी आय, आधार कार्ड और फिर अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। जी हाँ, सही पात्रता होने पर आपको सीधे बैंक के जरिए इस सब्सिडी का लाभ मिल जाता है, जिससे घर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। कौन है सबरीन परवीन? टायर मिस्त्री की बेटी बनी बिहार टॉपर, 492 अंकों से रचा इतिहास। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में सबरीन परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 492 अंक यानी कि 98.4% हासिल किए और पुष्पांजलि कुमारी के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वह बिहार के वैशाली जिले की रहने वाली है और फिर एक साधारण परिवार से आती है। सबरीन परवीन के पिता टायर की दुकान चलाते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दी। खास बात यह है कि सबरीन ने ज़्यादा तैयारी
सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन संसाधनों जैसे कि यूट्यूब के जरिए की है। उन्होंने बताया है कि नियमित पढ़ाई और फिर अनुशासन ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब सबरीन परवीन का सपना आगे चल कर के डॉक्टर बनना है और इसके लिए वे अब नीट की तैयारी करना चाहती है। उनकी सफलता ये साबित करती है कि अगर मेहनत, लगन और फिर परिवार का साथ हो तो किसी भी कठिन परिस्थितियों में बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। जब कुल मिलाकर के सबरीन आज लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। पटना में बनारस जैसा नज़ारा, घाटों पर शुरू होगी भव्य गंगा महाआरती। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना में अब बनारस की तरह भव्य गंगा महाआरती की शुरुआत होने जा रही है। जब सरकार और प्रशासन की पहल पर पटना के प्रमुख घाटों जैसे कि कलेक्ट्रेट घाट और फिर NIT घाट पर नियमित रूप से गंगा आरती आयोजित की जाएगी, जिससे शहर को एक नई धार्मिक और फिर सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। इस महाआरती की शुरुआत खास तारीखों और फिर शुभ अवसरों पर की जाएगी और धीरे धीरे इसे रोजाना का कार्यक्रम बनाने की योजना है। आरती के दौरान विशेष लाइटिंग, भजन, कीर्तन और फिर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को वाराणसी जैसा अनुभव मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ धार्मिक माहौल मजबूत होगा बल्कि पर्यटन को भी बड़ा बदलाव मिलेगा। आने वाले समय में पटना के घाट भी देश के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थानीय या फिर रोजगार और फिर अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। 100 रुपए की रिश्वत, 49 साल चला केस, 4 आरोपी मर गए, रिकॉर्ड फटे तो 5वां बड़ी। दरअसल बात है कि बिहार में न्याय व्यवस्था को लेकर के चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महज 100 रुपए की रिश्वत के केस में फैसला आने में करीब 49 साल लग गए। इस लंबे समय में मामले से जुड़े 4 आरोपी की मौत हो गई, जिससे ये केस पहले ही कमजोर हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब केस की सुनवाई अपने अंतिम दौर में पहुंची तो अदालत में जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड ही खराब या फिर फट चुके पाए गए। ऐसे में सबूतों की कमी के कारण बचे हुए आखिरी आरोपी को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कानून के अनुसार बिना पुख्ता सबूत के किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। ये मामला न्याय में देरी, न्याय से इनकार का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने लंबे समय तक केस चलने से न सिर्फ आरोपियों और फिर पीड़ितों को नुकसान होता है बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, अब सरकारी स्कूलों में नहीं होगा ये काम। दरअसल बात है कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। पंचायती राज विभाग के नए निर्देश के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में EVM की नहीं रखी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रखी जाएगी। पहले चुनाव के दौरान स्कूलों में ही EVM स्टोर की जाती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया है ताकि स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो। जब चुनाव के समय अक्सर स्कूलों को कई दिनों तक बंद करना पड़ता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता था। अब इसके बजाय हर जिले में अलग से वेयर हाउस यानी कि गोदाम बनाए जाएंगे, जहां पर EVM को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट EVM का इस्तेमाल होगा, जिससे एक बार में 6 पदों के लिए वोटिंग की जा सकेगी। कुल मिलाकर के ये बदलाव छात्रों की पढ़ाई बचाने और चुनाव को ज़्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है, जिससे शिक्षा और फिर प्रशासन दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बिहार को मिलेंगे 25 नए IAS, 17 अप्रैल से ज्वाइनिंग, प्रशासनिक काम में आएगी तेजी। दरअसल बात है कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जब बिहार को जल्द ही 25 नए IAS अधिकारी मिलने जा रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। यह फैसला अधिकारियों की कमी को दूर करने और फिर सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इन 25 अधिकारियों में 11 अधिकारी UPSC के जरिए सीधे भर्ती होकर के आएंगे, जबकि 14 अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर के IAS बनेंगे। या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्हें अलग अलग जिलों और फिर विभागों में तैनात किया जाएगा, जहां वे वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में काम संभालेंगे। सरकार का मानना है कि इन नए अधिकारियों के आने से प्रशासनिक कामकाज को बड़ी रफ्तार मिलेगी। अभी कई अधिकारी एक साथ कई विभागों का काम संभाल रहे हैं, लेकिन नए IAS से जुड़ने से काम का दबाव कम होगा और बढ़िया काम होगा। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के बिहार प्रशासनिक में बड़ा अलर्ट। दरअसल बात है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे जंग को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जहां संभावित असर जैसे कि LPG, पेट्रोल, राशन और जरूरी सामान की सप्लाई को देखते हुए सरकार ने पहले ही बड़ा कदम उठाते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर दिया है।
इस ग्रुप की अगुवाई मुख्य सचिव कर रहे हैं और फिर इसमें गृह, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह इनका काम राज्य में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना, सप्लाई चेन पर नजर रखना और फिर प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर निगरानी करना होगा। वहीं पर सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आज बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें हालात की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी। बिहार में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर एक्शन, डीएम एसपी को मिला सख्त आदेश। दरअसल बात यह है कि बिहार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और फिर रोहिंग्यों को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और फिर एसपी को पत्र भेज करके ऐसे लोगों की पहचान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तेज हो गई है, जिससे राज्य में सुरक्षा और फिर व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर विशेष अभियान चला करके अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को डेटा जुटाने, जांच करने और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है। यह पहचान होने के बाद ऐसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस उनके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी और फिर अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरती जाए और हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी ना हो। बिहार में 15 साल पुराने सरकारी गाड़ियां होंगे स्क्रैप, डीएम एसपी को लिस्ट बनाने का दिया आदेश। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकार ने पुराने सरकारी गाड़ियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अब 15 साल से ज़्यादा पुराने सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ कर दिया जाएगा, कबाड़ बना दिया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों में ऐसे गाड़ियों की लिस्ट तैयार करें। ये कदम प्रदूषण कम करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अपडेट करने के लिए उठाया गया है। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुराने सरकारी गाड़ियों को सड़कों से हटाना अनिवार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे गाड़ी अभी भी उपयोग में हैं, जिससे प्रदूषण और मेंटेनेंस खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अब इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसडीएम ऑफिस में निगरानी विभाग का छापा, 70,000 घूस लेते लिपिक और स्टेनो गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भागलपुर के एसडीएम कार्यालय में निगरानी यानी कि विजिलेंस की टीम ने छापा मार करके 70,000 रुपए घूस लेते हुए एक लिपिक और स्टेनो को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पटना से पहुंची विशेष टीम ने शिकायत मिलने के बाद की है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी किसी काम को कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। जैसे ही शिकायत की पुष्टि हुई तो विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और फिर पैसे लेते समय ही दोनों को पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके से घूस की रकम भी बरामद की गई है, जिससे पूरे मामले की पुष्टि हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, कैबिनेट में जल्द फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर जल्द ही रोक लगाई जाएगी, जिस पर आने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। जी हां, सरकार का मानना है कि कई सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी देने के बजाय निजी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ये नया नियम लगाया जा रहा है, यह ताकि डॉक्टर पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों में सेवा दे सकें और फिर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। हालांकि सरकार डॉक्टरों को नुकसान नहीं होने देना चाहती है, इसलिए जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार कुछ अस्पतालों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए मॉडल पर भी विचार कर रही है। कुल मिलाकर के ये फैसला सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने और फिर मरीजों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी गो बैक के लगे नारे, नीतीश कुमार के सामने उप मुख्यमंत्री का विरोध। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विरोध होने लगा। पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जैसे ही दोनों नेता पहुंचे, वहां पर मौजूद छात्रों ने सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि छात्र कुछ मुद्दे को लेकर के नाराज थे और उन्होंने सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान माहौल
माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि कार्यक्रम को किसी तरह जारी रखा गया। जहाँ खास बात ये रही है कि ये विरोध नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुआ है, जिससे राजनीतिक तौर पर यह घटना और ज़्यादा चर्चा में आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि बिहार की बदलती सियासत का संकेत भी हो सकती है। जहाँ हाल के दिनों में राज्य में सत्ता परिवर्तन और फिर नेतृत्व को लेकर के लगातार हलचल बनी हुई है। ऐसे में इस तरह का सार्वजनिक विरोध आने वाले समय में बड़े राजनीतिक संदेश दे सकता है। बिहार में 1 करोड़ गरीबों को मिलेगा पक्का घर, सरकार ने तेज की तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार में गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब 1 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर देने की तैयारी कर रही है। ये काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा, जिसके लिए बिहार में सर्वे और फिर सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह जानकारी के मुताबिक करीब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ा गया है और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें घर दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को लगभग 1,54,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है, जिससे वे अपना पक्का मकान बना सके। सरकार का कहना है कि इस पहल से गरीबों को पक्का घर का सपना पूरा होगा और उनकी जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और फिर सम्मानजनक बनेगी। जैसे ही केंद्र से अंतिम मंजूरी मिलेगी, वैसे ही लाभार्थियों को घर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये योजना बिहार में अब तक की सबसे बड़ी आवास योजना में से एक मानी जा रही है। जी हाँ, 125 यूनिट फ्री बिजली पर सियासत गरम, तेजस्वी बोले चीटर मीटर से जनता को धोखा। दरअसल बात है कि बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर के बिहार सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दावा अब चुनावी झुंझुना साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का चीटर मीटर सिस्टम आम जनता से ज्यादा पैसा वसूल रहा है और लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि स्मार्ट मीटर और फिर नए बिजली सिस्टम के कारण लोगों का बिल पहले से ज्यादा आ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि अब फ्री बिजली का वादा किया गया था तो फिर अब जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है। जब उनके इस बयान के बाद बिजली और स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। वहीं पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बिजली व्यवस्था को पारदर्शी और फिर बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया है और इससे उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा करके सरकार को घेर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा बिहार की राजनीति में और गर्मा सकता है। नीतीश के इस्तीफे पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले सीएम बदला तो बीजेपी जेडीयू की होगी दुर्गति। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो फिर इसका नुकसान बीजेपी और जेडीयू दोनों को उठाना पड़ेगा। जब उनके मुताबिक जनता इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी और इसका सीधा असर चुनाव में दिखेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं और उनके हटने से सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने भी ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी और फिर जेडीयू सत्ता के लिए बार बार समीकरण बदल रहे हैं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। जब उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही है अनिश्चितता अब बड़े नेताओं के बयान से और ज्यादा विवाद का रूप ले रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने ईरान को 10,000 रुपए की मदद दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि मास्टर मुजाहिद आलम ने दिल्ली में स्थित ईरान की एम्बेसी में जाकर के उन्हें 10,000 रुपए का चेक सौंपा है और साथ ही साथ वहां पर चल रहे हालात पर गहरी चिंता जताई है। जब मास्टर मुजाहिद आलम साहब के इस आर्थिक मदद को लेकर के चर्चाएं हो रही है, लोग कह रहे हैं। जब कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंच करके वहां के अधिकारियों से मुलाकात की है और युद्ध में प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमले का विरोध जताते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीमांचल से उठी ये आवाज अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती जा रही है। तो आपको बता दूं कि कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंच करके एक अहम पहल की है। उन्होंने वहां पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को 10,000 रुपए का चेक सौंपा है, जो ईरान में चल रहे संघर्ष के दौरान प्रभावित आम लोगों की मदद के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद आलम ने यह कदम अमेरिका और फिर इजराइल के हमले में आम नागरिकों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उठाया है। उन्होंने दूतावास पहुंच करके न सिर्फ आर्थिक
आर्थिक सहायता दी, बल्कि वहां पर मौजूद अधिकारियों के साथ बातचीत करके इस पूरे मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और कहा कि निर्दोष लोगों पर इस तरह की कार्रवाई बेहद दुखद है। जब उन्होंने एक तरफा सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और फिर इंसाफ की मांग की है। मास्टर मुजाहिद आलम ने यह भी कहा है कि मानवता सबसे ऊपर है और जब कहीं भी निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जब उनका ये कदम सीमांचल के लोगों की भावनाओं को भी दर्शाता है, जहां पर लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय रखते हैं और पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। अब इस पहल को लेकर के राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे मानवता के समर्थन में उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो फिर कुछ इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। फिलहाल सीमांचल से दिल्ली तक पहुंची ये खबर यही दिखाती है कि स्थानीय नेता अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है या फिर अगवा किया गया है, ये बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले से ये एक बड़ी खबर है, जहां पर अमोर थाना क्षेत्र के दलमालपुर से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के की गई एक टिप्पणी के बाद की गई है। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, या तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनको जहां से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार नहीं, इस तरह से जैसे कोई गुंडे चोर बदमाश अगवा करते हैं उसी तरह से उनको उठाया गया है। और कहा जाता है कि जो अधिकारी इनको उठाए हैं वह सिविल ड्रेस में था। जी हाँ, यानी कि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गिरफ्तारी कितनी जरूरी थी और किस परिस्थिति में की गई है। क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कोई बड़े अपराधी थे जिनकी तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी, ये सवाल है, या फिर ये कार्रवाई केवल एक बयान के आधार पर की गई है, ये भी सवाल है। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि क्या ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई सियासी या फिर दबाव की कहानी छिपी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी ने कोई विवादित बयान दिया है तो कानून के तहत कार्रवाई होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसी तरीके से हर मामले में कार्रवाई होती है या फिर कुछ मामलों को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। इसी को लेकर के लोग इसे इत्तेफाक या फिर साजिश के बीच जोड़ करके देख रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। इस मामले पर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्लैक स्कॉर्पियो में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को यहाँ पर जबरदस्ती बैठाया जाता है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लेना क्या ये कानूनी प्रक्रिया है? क्या एक सभ्य नामचीन व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक है? लोग अभी ये सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज के सरंडा में जो भगवान की मूर्ति, वर्षों पुरानी मूर्ति मिली थी, उसके बारे में अब जानकारी सामने आ गई है। ये मूर्ति, बताया जाता है कि ये मूर्ति 800 साल पुरानी है और ये मूर्ति भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है। ये प्रतिमा कर्नाट वंश काल की बताई जा रही है, कर्नाट वंश काल की, यानी कि बहुत पहले की। इसे अब भागलपुर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। जी हाँ, यानी कि इसको आप किशनगंज में नहीं रखेगा, इसको लेकर चला गया भागलपुर में। यह मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, जिसकी लंबाई लगभग 49 इंच और चौड़ाई 21 इंच है। मूर्ति मिलने के बाद गांव में श्रद्धा और फिर उत्सुकता का माहौल बन गया था। स्थानीय लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े थे और कई ने इसे गांव में ही स्थापित करने की मांग की थी। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र स्थित रामचर भैरादह गांव में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति लगभग 800 साल पुरानी है और कर्नाट काल की मानी जा रही है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति की लंबाई करीब 49 इंच और चौड़ाई 21 इंच है, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। जब मूर्ति मिलने के बाद गाँव में श्रद्धा का माहौल बन गया है। लोग दूर दूर से इस प्रतिमा को देखने के लिए पहुंचे और कई लोगों ने इसे चमत्कारिक घटना बताया है। जब ग्रामीणों का कहना है कि ये सिर्फ एक पुरानी मूर्ति नहीं, बल्कि उसकी आस्था और फिर पहचान से जुड़ी धरोहर है। हालांकि पुरातत्व नियमों के तहत इस मूर्ति को भागलपुर संग्रहालय भेज दिया गया है, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। बिहार स्टेट एंड टेक के विशेषज्ञों ने भी इसे दुर्लभ और ऐतिहासिक संपदा बताते हुए संग्रहालय में सुरक्षित रखने की सलाह दी है। लेकिन इस फैसले से गाँव के लोग संतुष्ट नहीं है। जब ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मूर्ति को वापस गांव लाकर के मंदिर में स्थापित किया जाए। जब लोगों ने बताया है कि इसके लिए करीब 5 कट्ठा जमीन भी मंदिर के नाम पर दान कर दी गई है और निर्माण की
की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब किशनगंज से कोई ऐतिहासिक मूर्ति मिली हो। इससे पहले भी 2023 में यहाँ से मिली प्राचीन मूर्ति को भागलपुर संग्रहालय में रखा गया था। इससे ये साफ होता है कि किशनगंज का इलाका इतिहास और प्राचीन सभ्यता के गहरे निशाने से भरा हुआ है। फिलहाल ये मामला आस्था और फिर नियमों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार और फिर विशेषज्ञ इस धरोहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण अपनी आस्था के अनुसार इसे गांव में ही स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस संवेदनशील मामलों में क्या फैसला लेता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी फूट फूट करके रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जा रही है। मंत्री अपने हाथों से आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरा के सामने उनकी आंसू छुप नहीं पाई और लोगों के सामने में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंत्री अशोक चौधरी के साथ हुआ क्या, क्यों आखिर वो रो रहे फूट फूट करके, उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो दरअसल बात यह है कि मंत्री अशोक चौधरी के रोने के पीछे का कारण यह है कि अब नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार की विदाई को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी फूट फूट करके रो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक नाटक है। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों का हाथ है नीतीश कुमार को बिहार से भेजने का, यानी कि दिल्ली भेजने का। नीतीश कुमार के गद्दी छोड़ने के पीछे का कारण यही लोग हैं। मंत्री अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग ही हैं जो नीतीश कुमार को ये सलाह दिया है कि वे अब बिहार छोड़ करके दिल्ली चले जाएं। हालांकि मंत्री अशोक चौधरी की इस भावुक पल को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस समय भावनात्मक माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा के बाद उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी सार्वजनिक रूप से रो पड़े। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई तो पार्टी और सरकार के अंदर हलचल तेज हो गई। दोस्तों, पूर्णिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक इस्लामिक झंडे को एक व्यक्ति फलक से उतार करके नीचे फेंक रहे हैं और उस जगह पर भगवा झंडा लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पूर्णिया का है। पूर्णिया में रामनवमी के दौरान एक व्यक्ति ने इस तरीके का विवादित काम किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद माहौल को गर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रामनवमी के दिन का है, जिसमें धार्मिक झंडे को हटाने और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का दृश्य है। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है, वहीं पर प्रशासन भी तुरंत एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो दरअसल बात है कि पूर्णिया में रामनवमी के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुआ, जिसके बाद माहौल संवेदनशील हो गया। जहाँ वीडियो में कथित तौर पर एक धार्मिक झंडे को हटा करके नीचे फेंकने और उसकी जगह दूसरे झंडा लगाने का दृश्य दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि नीचे गिराए गए झंडे को एक युवक द्वारा पैर से रौंदा गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इस घटना को लेकर के मुस्लिम समाज के कई लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा सीमांचल इलाका बहुत शांत इलाका है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के माहौल को गंदा करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूर्णिया हमेशा से अपनी भाईचारे और गंगा जमीनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। इधर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। जब पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच की और लोगों को हिरासत में लिया। जब बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उनसे माफी भी मंगवाई गई है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर डाले गए विवादित पोस्ट को भी हटवा दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।